हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 20th October 2022. So let's start with the news. The first news which is coming is World Green City Award 2022, which has been awarded to Hyderabad, as you can see over here in the editorial. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। ये जो अवार्ड है दैट इज़ द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। अब ये प्रॉब्लम ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको दिया किसने है। तो दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन बाय AIPH। नाउ दिस AIPH इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स, horticultural producers. Okay, this is the name, AIPH Green City World Green City Award 2022. अब ये जो हैदराबाद को जो ये अवार्ड मिला है, अब ये इम्पोर्टेंट है कि इसको ये अवार्ड किस कैटेगरी में मिला हुआ है। तो दैट अवार्ड हैज़ बीन अंडर द कैटेगरी लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. So Hyderabad has been awarded the World Green City Award in the category, please note down the category, that is living green for economic recovery and inclusive growth. Okay, so that is award. Now this award ceremony, it took place at a gala dinner of IUCN leaders, that is IUCN leaders, okay, at Jeju province, in South Korea. ठीक है। Now the next is कि हैदराबाद को ये अवार्ड दिया किस लिए गया है, why the Hyderabad has been given this award. सो हैदराबाद का एक प्रोग्राम है, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना. ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना. ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये इनिशिएटिव के लिए दिया गया है. ओके, इस इनिशिएटिव में ये है कि जो हैदराबाद का आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना, उसको ग्रीनरी करना है. ठीक है ना. तो ये जो है ये इट कम्स अंडर तेलंगाना प्रोग्राम, दैट इज तेलंगाना कू हरिता हरम. सो दैट इज वन प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड एज तेलंगाना कू हरिता हरम. ठीक है ना. ये एक प्रोग्राम है तेलंगाना गवर्नमेंट का. नाउ दिस इज द लार्ज स्केल, it is a large scale tree planting program. Okay, it is a large scale tree planting program for increasing the tree cover, tree cover in the state from 24% to 33%. Okay, so these are the awards. Now as you can see, this is about the Hyderabad. So you can note down the important points. अब इस अवार्ड के अंदर वेरियस अदर कैटेगरीज भी हैं जिसके लिए डिफरेंट सिटीज़ को ये अवार्ड मिला हुआ है. सो वंस यू द वेरियस कैटेगरीज वी विल सी, दैट इज लिविंग ग्रीन फॉर बायोडाइवर्सिटी. तो एक है कैटेगरी लिविंग ग्रीन फॉर बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. तो अब ये जो अवार्ड है, ये जो गया है, दैट इज हैज़ गॉन टू बोगोटा. ओके, बोगोटा विच इज़ अ सिटी इन कोलंबिया. द नेक्स्ट इज लिविंग ग्रीन फॉर क्लाइमेट चेंज. हर अवार्ड का नाम लिविंग ग्रीन है, तो मैं उसको अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस इसका नाम है लिविंग ग्रीन फॉर क्लाइमेट चेंज, दैट हैज़ गॉन टू मैक्सिको सिटी. द नेक्स्ट इज थर्ड इज लिविंग ग्रीन फॉर वाटर. Living green for water, so that has gone to Montreal in Canada. The next is
लिविंग ग्रीन फॉर सोशल कोहेजन, लिविंग ग्रीन फॉर सोशल कोहेजन, that award has gone to Paris. Now about Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, he was also in news sometimes earlier because इनके जो पार्टी का नाम है that is तेलंगाना राष्ट्र समिति, ओके, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज करके इन्होंने भारत राष्ट्र समिति किया है. नाउ कमिंग टू द फ्रंट पेज, तो फ्रंट पेज पे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ चाइना अगेन ब्लॉक्स 2 प्रपोजल्स ऑन पाकिस्तान टेररिस्ट एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो वी विल फॉलो दिस न्यूज़ ऑन अदर पेज ऑल्सो. सो चाइना ने एक बार फिर से इंडिया और यूएस का जो जॉइंट अटैम्प्ट था टू डेजिग्नेट 2 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स 1276 लिस्ट, चाइना हैज़ अगेन पुट द टेक्निकल होल्ड ऑन दिस. तो ये जो 2 टेररिस्ट हैं एक है हफीज़ सईद who is already a designated terrorist under 1267 list, his son Talha Said and Shahid Mahmood, okay, who is the deputy chief of LET front, उसका नाम है फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन. तो ये 2 लोगों के खिलाफ, इन 2 लोगों को इस 1267 लिस्ट में लाना था जिसके ऊपर चाइना ने टेक्निकल होल्ड पुट कर दिया. एक बार अगर टेक्निकल होल्ड पुट कर दिया तो विद इन 6 months, ओके, that the process should be resolved for including this terrorist in list. जैसे कि चाइना ने होल्ड किया है तो 6 महीने के बाद चाइना को बताना पड़ेगा कि whether they want it wants to continue with the technical hold or it should become a permanent hold by China, or they should be included. Okay, so this has been done over here. Okay, now अगर आप देखेंगे तो 2 चीज़ें होने वाली हैं सक्सेशन में. एक तो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है अंटोनियो गुटेरेस, हु इज़ इन इंडिया एंड हु विजिटेड 26/11 मेमोरियल साइट इन मुंबई, हु कॉल्ड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन टेरर. ओके, एक तो ये चीज़ है. उसके बाद नेक्स्ट वीक इंडिया इज़ गोइंग टू होस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ पे चाइना के भी UN एम्बेसडर प्रेजेंट होंगे, वेयर दे विल ऑल विजिट 26/11 मेमोरियल. अब ये जो लश्कर तैयबा है या जमात उद दावा है, these are the groups which are behind the 26/11 मुंबई अटैक. ओके, द नेक्स्ट थिंग which is going to happen is that फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्लेनरी होने वाला है पेरिस में, और यहाँ पे ये हो सकता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया जाए. सो नाउ कमिंग टू द न्यूज़ अगेन, तो अगर हम देखेंगे तो पास्ट में चाइना ने इसी साल चाइना ने कुछ और टेररिस्ट को इंडिया US चाहते थे कि उनको लिस्ट करे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बट उनके ऊपर चाइना ने टेक्निकल होल्ड डाला है. वो कौन कौन है? LET चीफ डेप्यूटी चीफ अब्दुल रहमान मक्की, देन 26/11 टेररिस्ट हैंडलर साजिद मीर, देन जैश-ए-मोहम्मद डेप्यूटी रऊफ असगर. ओके, नाउ अगर आप इन एक को देखेंगे तो महमूद, ही इज़ एन एक्यूज्ड इन अ टेरर फंडिंग केस फाइल्ड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ओके, एंड शाहिद महमूद इज ऑल्सो लिस्टेड इन इंडियाज मोस्ट वांटेड UAPA टेररिस्ट लिस्ट नंबर 17 इन 2020. उसके बाद 2016 में द US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी डेजिग्नेटेड शाहिद महमूद and Mohammad Sarwar as specially designated global terrorist and placed sanctions on them for the terror activities in Lashkar-e-Taiba. Now let's take one explainer series which is related with this, held up by the Chinese. So यहाँ पे यही news continued है, ठीक है. That why does China keep blocking the names India suggests for listing under the United Nations Security Council's list of terrorists who are affiliated to Al-Qaeda and ISIS. Okay, so यहाँ पे अगर हम देखेंगे that this 1267 committee it was set up in 1999 and updated in 2011 and 2015. It allows any UN member state to propose adding the name of terrorist or terror group to a consolidated list which is maintained by the committee, that is 1267 committee. ये टेररिस्ट कौन है? जिनका भी एफिलिएशन अल-कायदा या ISIS के साथ है, इनको इसमें लिस्ट किया जा सकता है. तो पास्ट में इंडिया हैज सक्सेसफुली प्रपोज द लिस्टिंग ऑफ सेवरल टेरर एक्टिव एंटिटीज विच आर बेस्ड इन पाकिस्तान लाइक जैश-ए-मोहम्मद एंड लश्कर-ए-तैयबा. इसके लिए
जरूरी होता है कि देयर शुड बी अ नो ऑब्जेक्शंस प्रोसीजर्स दैट इफ एनी मेंबर ऑफ द कमिटी ओके प्लेसेस अ होल्ड ऑन लिस्टिंग और ऑब्जेक्ट्स आउटराइट टू इट, द लिस्टिंग कैन नॉट बी अडॉप्टेड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना है वो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो चाइना हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रहता है। तो जब भी ये प्रपोजल आता है तो चाइना कैन वीटो द प्रपोजल एनी नंबर ऑफ टाइम। उसके बाद अगर चाइना ने एक बार टेक्निकल होल्ड डाल दिया देन द कमिटी इज बाउंड टू रिजॉल्व ऑल सच पेंडिंग इश्यूज विद इन 6 months। ठीक है, अगर टेक्निकल होल्ड डाला है तो उसको एक्सटेंशन मिल सकता है, फाइन। और द होल्डिंग कंट्री हैज़ टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द लिस्टिंग और प्लेस अ परमानेंट ऑब्जेक्शन टू इट। अब अगर हम इन चाइना का यहाँ पे रोल देखें रिलेटेड टू मसूद अजहर, तो इंडिया ने अगर आप देखेंगे तो जैश ए मोहम्मद जो है इट वाज लिस्टेड एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2001 एंड अजहर वाज मेंशन्ड एज ग्रुप्स फाउंडर। तो मसूद अजहर का जो रोल है इट इज़ रिलेटेड टू हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814। देन इस ग्रुप का हाथ था इन पार्लियामेंट अटैक एंड 26/11 अटैक, बट चाइना हैज़ केप्ट पुटिंग अ टेक्निकल होल्ड इन 2009, 2010, 2016, 18। बट पुलवामा अटैक होने के बाद मई 2019 में चाइना withdrew that technical hold and then Masood Azhar was listed under United Nations Security Council 1267 list। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया है सुन वेदोंग, he has said that China needs some time to study these specific cases but that doesn't mean China has changed its position on counter terrorism cooperation efforts। ये चाइना का कहना है, ओके। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है दैट इट इज़ पॉसिबल दैट चाइना ऑब्जेक्ट्स टू द लिस्टिंग प्रपोजल्स बीइंग ब्रॉट बाय अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज स्पेशली द जॉइंट प्रपोजल्स बाय इंडिया एंड यूएस रेदर देन बाय इंडिया अलोन, ओके। अब उसके बाद इंडिया के पास और क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, तो सी since the Mumbai attacks in 2008 India has tried a number of different ways to build international consensus on cross-border terrorism and UNSC terror listing have been one such route जहाँ पे चाइना ब्लॉक कर देता है। उसके बाद since Pakistan is a United Nations member so it is under the obligations to block the access for all designated entities to funds, arms and travel outside its jurisdiction। ओके सेकेंड क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जहाँ पे पाकिस्तान इज इन ग्रे लिस्ट सिंस 2018। उसके बाद इंडिया और यूएस ने अपना एक सेपरेट लिस्ट बनाया है ऑफ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दैट डॉक्यूमेंट द केसेस अगेंस्ट देम विद अ व्यू टू इवेंचुअली रिसीविंग ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन बैनिंग देम। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि जो चारों टेररिस्ट का जो मैंने आपको नाम बताया, यहाँ पे चारों टेररिस्ट में एक चीज़ जो कॉमन है that the proposal to include them under United Nations Security Council's 1267 list was always a India-US joint attempt, okay। The next is the Unification Church in Japan and why it is under investigation। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट शिंजो अबे के असैसिनेशन से ये रिलेटेड है। Prime Minister Shinzo Abe, who was assassinated in Japan by Tetsuya Yamagami, okay, 41-year-old Tetsuya Yamagami while holding a election rally, so he was killed। उसके बाद इनको इस assassin को अरेस्ट किया गया और पूछताछ शुरू हुआ, तो उसने एक रीज़न ये दिया कि that the reason for assassinating Shinzo Abe was that he was the member of Unification Church in Japan which is a religious group which has come under scrutiny। अब अगर हम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को देखेंगे जिसको शिंजो अबे बिलोंग करते थे, और अब उसी पार्टी के जो हैं मेंबर फूमियो किशिदा जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं, सो नियरली हाफ ऑफ द रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी लॉ मेकर्स have affiliation with this group। So this group it is a cult group which was founded in 1954 in South Korea by रेवरेंट सन म्यूंग मून। अब यहाँ पे देखेंगे जो इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे दैट जापान और साउथ कोरिया का, ठीक है ना, पास्ट का जो रिलेशन था कॉलोनाइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला बाय जापान, ओके। तो ये जो ग्रुप है इट टैप्स इनटू जापानीज डेमोग्राफिक बाय इन्वोकिंग ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज
and leveraging a feeling of guilt over the country's past colonization of Korean Peninsula. उसके बाद जो उसका रिक्रूटमेंट है वो कैसे होता है? मेंबर्स दे आर रिक्रूटेड थ्रू डोर टू डोर कैंपेन्स, engaging the relatives, railway station drives and university campaign. That this religious group, it accepts massive donations which has been used for expanding the business empire and church affiliated organization. Now how it is related to the assassin? So Tetsuya Yamagami जो हैं, जो उनकी माँ थी, उनसे चर्च ने एक्सट्रैक्ट किया कुछ 100 मिलियन येन इन पास्ट 2 decades. उसके बाद चर्च ने कंफर्म किया दैट Yamagami's mother had indeed been a member of the group since 1998 and it had paid back 50 million yen. तो 100 मिलियन येन कलेक्ट किया और 50 मिलियन येन उनकी मदर को मिला एज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट इन 2009. ओके, तो अब विक्टिम्स जो हैं वो कहते हैं कि दैट चर्च एक्सट्रैक्ट्स ह्यूज अमाउंट्स थ्रू स्पिरिचुअल प्रेशर सेल्स एंड बाय सेलिंग रिलीजियस और ब्लेस्ड आइटम्स एंड इवन ब्लेसिंग्स फॉर वेरी हाई प्राइसेस. अब जानकारी में ये आया है कि जो मिस्टर अबे थे, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द चर्च बट वॉज रिपोर्टेड टू हैव पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल इवेंट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स एसोसिएटेड विद इट बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो अगेंस्ट कम्युनिज्म. अब उसके बाद एबे के असैसिनेशन के बाद ये पाया गया है कि एलडीपी जो है उसके 179 मेंबर्स जो हैं दे हैव टाइज विद दिस चर्च. नाउ स्वदेश दर्शन स्कीम, तो स्वदेश दर्शन स्कीम इट वाज लॉन्च्ड इन 2014-15 फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट. एंड दिस स्कीम इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल assistance to state governments, union territory administration, central agencies are provided for development of tourism infrastructure. ठीक है, अब इसका स्कीम 2 स्वदेश दर्शन 2 स्कीम जो है इसमें एक चेंज आ रहा है, वो ये है कि दैट इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स एंड फोकसिंग ऑन द डेस्टिनेशन टूरिज्म. तो उसके अंदर 15 स्टेट्स अक्रॉस द स्टेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर प्रमोटिंग द डोमेस्टिक टूरिज्म in India. So these 15 states are part of the first phase, which includes Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Maharashtra. 2 destinations from each state have been identified. Now coming to new appointment. So see, Aramane Giridhar, who was secretary in the Ministry of Road Transport and Highway, now he has been appointed as the new defense secretary. Okay, now the incumbent defense secretary was Ajay Kumar, who is set to retire on October 31. Okay, now one liner that recently which state has launched a mission to save critically endangered vulture? So the answer is Tamil Nadu. Okay. Again one liner that is with the twin purpose of overhauling the education in government schools in Gujarat. Okay, the Prime Minister has started mission schools of excellence in Gandhinagar. ठीक है, which will be partly funded by World Bank. तो इसका जो aim है that is strengthening the education infrastructure in the state through setting up of new classrooms, smart classrooms, computer labs, upgradation of infrastructure in schools. Now Mission Defense Space. So during the Defense Expo, the 12th edition of Defense Expo, which is going on in Gandhinagar, so a Mission Defense Space has been launched. Okay, so here it aims to develop innovative solutions for 3 services in the space domain by participation from Indian industry and startups. अब इसी मीटिंग में Prime Minister has released the 4th Defense Indigenization List, which bars import of 101 items after certain timelines. Now यहाँ पे जो मिशन डिफेंस स्पेस है, okay, 75 challenges are being opened to get innovative solutions based on the defense requirements in the space domain. उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में आ रहा है. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अक्टूबर 2021 एंड इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है वो एक टाइप का इसका एम है टू नर्चर बिजनेस एंड स्टार्टअप्स फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस इन डिफेंस सेक्टर. तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ही इज़ लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट. उसके बाद मिस्टर मोदी मीन्स आवर प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ अनवील्ड HTT-40 इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड.
The next is Rustam 2 UAV to complete user trials by August 2023. So again a defense news. So the indigenous medium altitude long endurance unmanned aerial vehicle developed by DRDO is expected to complete all user trials by August 2023. इसका नाम है Rustam. Okay, so 4 Rustam prototypes are currently flying. 5 production models will be manufactured by HAL. The next is Suella Braverman, who was the UK Home Secretary. Now she has resigned from her post. Again, one-liner. Putin declares martial law in annexed regions of Ukraine. तो ये 4 annexed regions कौन कौन से हैं? Luhansk, Donetsk, Kherson and Zaporizhzhia. यहाँ पे Russia has declared martial law. The next is China's total trade surplus with India surpasses $1 trillion. तो यहाँ पे the favorable trade balance that China has enjoyed with India since the bilateral commerce began to boom in early 2000. अभी जो trade balance है it has exceeded $1 trillion. ओके, अगर हम 2021 की बात करें तो जो ट्रेड डेफिसिट था, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज $70 billion. नाउ इट हैज सरपास्ड नाउ इट इज $1.2 trillion. The next is the next CGI will have the longest tenure in the last decade. तो हमारे जो next CGI है 50th CGI, he is Justice D.Y. Chandrachud. He is the son of Justice Y.V. Chandrachud. तो ये हमारे 50th CGI हैं. तो अगर आप देखेंगे लिस्ट, अगर आप देखेंगे, so Justice Y.V. Chandrachud, he had the longest term as CGI, that is 7 years 4 months and 19 days. Okay. And Justice D.Y. Chandrachud, he will have 2 years and 2 days as CJI, that is 732 days. अगर आप यंगेस्ट चीफ जस्टिस देखेंगे, यंगेस्ट 5, ठीक है ना, तो यंगेस्ट 5 में कौन आता है? सबसे पहले इनके फादर ही आते हैं. ही बिकेम चीफ जस्टिस एट द एज ऑफ 57 years and Justice D.Y. Chandrachud, he has become the CJI at the age of 62 years. The next is a new lease of life for climate action. ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे तो जो न्यू लीज ऑफ लाइफ है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट द इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स हियर. तो आता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एंड COP26 समिट विच वाज हेल्ड इन ग्लासगो. ठीक है ना, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि दैट इट एम इज टू लिमिट द ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर एट 2 degrees Celsius एंड 1.5 degrees Celsius आइडियली. अब यहाँ पे एक नया मोमेंटम है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ. लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. इट वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट COP26 in November 2021. This COP26 it was held in Glasgow in United Kingdom. ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइफ है इसके देखिए, लाइफ रिकॉग्नाइजेस स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस व्हिच कैन टिप द बैलेंस इन द प्लैनेट्स फेवर. ओके, दैट इज द लाइफ. उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे कि लाइफ इट फोकसेस ऑन सेविंग एनर्जी एट होम, साइकिलिंग एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, ईटिंग मोर प्लांट बेस्ड फूड्स, वेस्टिंग लेस एंड लेवरेजिंग आवर पोजीशन एज कस्टमर एंड एम्प्लॉयज टू डिमांड क्लाइमेट फ्रेंडली चॉइसेस. मतलब इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को चेंज करके कैसे क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर सकता है, ये उसके बारे में है. ओके, नाउ व्हाई इंडिया इज़ वेरी बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट with the population of 1.3 billion. okay, if India can bring this change then it will have a worldwide impact. अब today in Gujarat, that is from today, Statue of Unity में ओके ये एक ग्लोबल मिशन लॉन्च होगा अगेन. वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी प्रेजेंट होंगे. ओके, अब यहाँ पे जो इसका मोटो है, The Prime Minister and Secretary General are calling on all consumers across the world to become pro-planet people by 2027, adopting simple lifestyle changes. Okay, अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी डिस्कस हुआ है जिसको कहते हैं इनइक्वालिटी जनरेटेड बाय क्लाइमेट. ओके, तो इसमें अगेन वो डिबेट आ जाता है जिसको आप कहते हैं डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग. ठीक, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप हिस्टोरिकल एमिशंस देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा है, बट क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर. जैसे कि रिसेंट आप पाकिस्तानी फ्लड के बारे में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फ्लड के बारे में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने खुद कहा था दैट इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कैटास्ट्रॉफी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज
and now we need a urgent action, especially from the developed world, for solving the climate action thing. So that's all important from today's newspaper, friends. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.